हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज के इस सेशन में हम लोग एक रियलिस्टिक प्लान बना लेंगे। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और अपनी तैयारी के इस रूपरेखा को किस प्रकार से ड्रॉ करना चाहिए, ये आज के सेशन में हम लोग बनाएंगे। और साथ ही साथ हम उन सारे विषयों पर चर्चा भी करेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल अपने डे टू डे लाइफ में किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, ताकि जब हम अपना ये प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करें तो ये बहुत रियलिस्टिक गोल्स के ऊपर सेट होना चाहिए और रियलिस्टिक चैलेंजेस के ऊपर सेट होना चाहिए। तो इस पूरे सेशन में हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। हमने सन 2024 को टारगेट करना है। इस सेशन के थ्रू जो हम टाइम टेबल भी ड्रॉ करेंगे वो सारा टाइम टेबल इसी के मुताबिक होगा, राइट। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के चैलेंजेस ये वर्किंग प्रोफेशनल फेस करते हैं। सबसे पहला चैलेंज कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल फेस करता है, वो आप लोग सारे अवगत हैं इस बात से, पॉसिटी ऑफ टाइम, कि समय की भारी कमी होना जो है अपने आप में एक चैलेंज है। ये चैलेंज क्यों है? देखिए, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसमें कंपटीशन आपका उन बच्चों से भी है जो अभी फ्रेशली कॉलेज को पास आउट करके आए हैं, जिनमें शायद एनर्जी लेवल, जैसे ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। शॉर्टेज ऑफ एनर्जी का मतलब है कि 8-9 घंटे की वर्किंग के बाद शायद आपके पास उतना अच्छा कंसंट्रेशन, उतनी ज्यादा ताकत नहीं रह जाती कि आप 8-9 घंटे और पढ़ पाए। इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल को एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन का कोर्स ऑफ लेंथ है वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दोज एस्पिरेंट who has just completed their graduation or the post graduation and pursuing this very examination for the full time। उनसे कंपैरेटिवली आपके पास हमेशा कम समय है और कम ताकत है। तो इसलिए हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। तो हमारे पास समय की कमी है। मैं यहां ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट 3 से 5 घंटा इस तैयारी को देता है तो उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा लंबा होगा एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट। तो हमें इस बात को तय करना है। दूसरा है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ डिसिप्लिन का सबसे ज्यादा मुद्दा होता है। डिसिप्लिन का मुद्दा डेलिबरेट नहीं है, ये बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस है कि क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जॉब में आप लोग एंगेज हैं, तो कई बार ऑफिस आवर्स स्ट्रेच होते हैं, बचा हुआ टाइम केवल वीकेंड होता है, तो उनके पास उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती जिसकी वजह से डिसिप्लिन हमेशा उनका हैम्पर होता है। ये वो सारी शॉर्टकमिंग्स हैं जो इस पेपर में आपको पेपर को क्वालिफाई करने से रोकती हैं। तो जैसे समय की अभाव होना, डिसिप्लिन का अभाव होना, समय के साथ एनर्जी की शॉर्टेज हो जाना कि आप 10 घंटा शायद नहीं पढ़ सकते, इतनी ही ताकत और हिम्मत रहती है कि 3 से 5 घंटा 6 घंटा ही आप रोजाना बेसिस पे दे सकते हैं। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जेनरिक भी है, वो केवल वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ ही एसोसिएटेड नहीं है। वो मुद्दा है कि सही मेंटोर का ना हो पाना। सिविल सर्विसेज में मेंटोरशिप तो तब भी अवेलेबल है, लेकिन हिमाचल के अंदर मेंटोरशिप का ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे से जो है आप लोग इंफॉर्मेशन ले लें जिसने तैयारी आपसे 6 महीना पहले शुरू करी है या किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है या इवन सिविल स्टेप की भी कोचिंग को ज्वाइन किया है, वो आपका मेंटोर बन जाए, ऐसा नहीं होता। इस पूरी प्रिपरेशन में अगर आप देखोगे हिमाचल में डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली बहुत बच्चों को मिसगाइड किया जाता है, उन बच्चों द्वारा जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरीज जा रहे हैं या किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि दे आर नॉट वेटरन्स, दे आर नॉट सीजन्ड, वी हैव स्पेंट 10 to 12 गुड इयर्स इन दिस वेरी फील्ड। तो शायद हमारे जितना उनके पास एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और इतने बच्चे उन्होंने शायद नहीं देखे हैं कभी। इसलिए उन लोगों को अपना मेंटोर समझना या इवन सेलेक्टेड किसी कैंडिडेट को भी अपना मेंटोर समझना, क्योंकि शायद वो उतनी एनर्जी और टाइम आपको नहीं दे पाएगा, रेगुलर जो आपको एनर्जी और टाइम है, अवेलेबिलिटी है, वो नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से भी आप पेपर को गलत तरीके से हमेशा अप्रोच करते हैं, जो मुझे लगता है 99% बच्चों के सामने साथ लैक ऑफ मेंटोरशिप या डर्थ ऑफ मेंटोरशिप फेस करता जाता है। लास्ट पार्ट है, हमेशा इस बात का डिलेमा रहता है कि कोचिंग करेंगे सेल्फ स्टडी। जैसे हम लोगों को वर्किंग स्टूडेंट्स जो लोग फोन करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनका बहुत एक तर्क होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम कोचिंग नहीं करते, सेल्फ स्टडी करते हैं। ऑनलाइन के जमाने में कोचिंग आपके घर तक पहुंच चुकी है, आपके रूम तक पहुंच चुकी है, तो उस टाइम पे टाइम ना होना और इसकी वजह से सेल्फ स्टडी करना थोड़ी सी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज अ टाइम टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको 5 मिनट में समझाता है, आप उसे पढ़ने में आराम से 1 घंटा लगाते हो, तो सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज टाइम टेकिंग एज कंपेयर टू दी गुड कोचिंग, नॉट कोचिंग, गुड कोचिंग के कंपैरेटिवली
सेल्फ स्टडी ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो ये केवल एक एक्सक्यूज है जो आपके पूरी इस जर्नी को स्लो डाउन करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल कुछ जॉब के साथ सेल्फ स्टडी करी, उसके बाद ये रियलाइज किया कि ना तो वो उतना डिसिप्लिन आ पाया, ना उतना समय दे पाए, और इतनी कंसिस्टेंसी ना आने के कारण उन्होंने अब 3-4 साल वेस्ट कर दिए हैं। अब उस एज ग्रुप में हम लोग पहुंच जाते हैं जिसमें शायद आपके एफर्ट फैमिली की तरफ जाते हैं, शायद आपके एफर्ट शादी की तरफ चले जाते हैं, और आपका उतना अच्छा कंसंट्रेशन पावर नहीं होता विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपका ब्रेन उतना शार्प नहीं रहता। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी के, अगर आपने वर्किंग प्रोफेशनल रहते हुए इस पेपर को क्वालिफाई करना है, तो मेक श्योर कि आपके करियर के स्टार्टिंग में ही आप तैयारी को शुरू कर दें, ताकि आपको वो सारे जो हिकअप्स हैं वो नहीं फेस करने पड़े जो बाकी विद्यार्थियों ने किया है। वर्किंग प्रोफेशनल इस पेपर को निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। एग्जाम्पल हमारे पास इस साल रश्मि रही हैं, जिन्होंने काफी लेट एज में पेपर को क्वालिफाई स्टार्ट किया और कम समय के अंदर भी क्वालिफाई कर लिया, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, बीइंग अ मदर ऑफ अ 5-year-old किड। तो संभव है, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी अ वेरी गुड प्लानर। अगर आप प्लानर अच्छे हैं और उस प्लान पे अडियर करते हैं और बिल्कुल अपना प्लान ऑफ एक्शन पे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो आपका भी इस पेपर में सिलेक्शन हो सकता है। जनरली इसी चीज में लोग फॉल्टर करते हैं कि पहले प्लानिंग नहीं हो पाती, प्लानिंग हो जाती है तो उसको लगातार आप जो है मैनेज नहीं कर पाते, या उतने रिलीजियसली उसको परस्यू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो प्लानिंग वाला पार्ट मैं इधर आज आपके लिए पूरा कर दूंगा। इस प्लान ऑफ एक्शन को आप फॉलो करिए, आप जरूर सिलेक्शन ले लेंगे। सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक रियलिस्टिक रोड मैप होना जरूरी है उसके लिए। तो सबसे पहले हमने देखना है इस एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिवनेस को समझना है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का क्या मतलब है कि इस एग्जाम में के क्या क्या पहलू हैं उसको समझना पड़ेगा। इस एग्जाम में एक बहुत बड़ी भूमिका है जिसको बोला जाता है जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान। वो सामान्य ज्ञान जनरली लोग जो बेसिक किताबें हैं, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ये सारी बेसिक किताबें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लेवल तक ही तैयार करती है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, गांधीन थॉट है, एथिक्स है, इंडियन सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, स्पेस है, एनर्जी है, एनवायरमेंट है, जिनकी कॉम्प्रिहेंसिव प्री और मेंस के दृष्टिकोण से कोई एक किताब नहीं आती है। इन वाले सब्जेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्रीलिम्स के सब्जेक्ट तब भी तैयार हो जाते हैं, जो हमारे पास बुक लिस्ट है कुछ चुनिंदा, उसमें से प्रीलिम्स तैयार हो जाता है, मेंस फंस जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जनरल स्टडीज को लेके, वो इस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पहलू है। इस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हमने देखना है मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और बहुत सारे मेडिकल और आर्ट्स के स्टूडेंट इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये भी इस एग्जाम का एक हिस्सा है। इस एग्जाम का हिस्सा है कि आपने इस एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज, इसी के साथ साथ ऑप्शनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शनल का चयन कैसा करें, इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा ऑप्शनल जो है किस तरीके से आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक इस एग्जाम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको बोला जाता है करंट अफेयर। इस साल बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में करंट अफेयर काफी टफ आ गया। हम लोगों की मैगजीन कुछ उस स्तर की थी कि करंट अफेयर को केटर कर पाई। तो करंट अफेयर भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस एग्जामिनेशन का। इस एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको बोला जाता है कि एचपी जीके, जो कि काफी फैक्चुअल नेचर का है। प्रीलिम्स में भी एचपी जीके आता है और मेंस में भी एचपी जीके आता है। तो ये सारे अलग अलग पार्ट हैं इस एग्जामिनेशन के। आप इसको लिख सकते हैं कि जब भी आपने तैयारी करनी है, इन सारे पूरे प्रोग्राम को आपको पता होना चाहिए, और जब आप तैयारी को शुरू करें तो इस प्रकार के रियलिस्टिक रोड मैप से आप लोग तैयारी को स्टार्ट कीजिए। तो जनरल स्टडीज है, सी सेट है, ऑप्शनल है, करंट अफेयर है, एंड एचपी जीके इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेंगे। अब इस एग्जामिनेशन में देखो, कुछ कोर्सेज हमारे एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। करंट अफेयर के लिए मैं जैसे आप लोगों को बताऊं कि करंट अफेयर जनरली 1 साल का हम लोगों को पढ़ना होता है एग्जामिनेशन से पहले। तो इस 1 साल के करंट अफेयर को लेके हम लोगों की एक मंथली मैगजीन आती है। आप लोगों ने वो मंथली मैगजीन बल्कि है। सब लोग कहते हैं कि अभी हम लोग और एकेडमी का नाम नहीं ले सकते इस प्लेटफॉर्म पे, तो लोग अलग अलग मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं, अलग अलग एकेडमीज की पढ़ते हैं। उनकी मंथली मैगजीन ठीक है, प्रॉब्लम है कवरेज की। उनकी मंथली मैगजीन आज भी 30 पेजेस की बन रही है, जबकि पेपर का स्टैंडर्ड पिछले 2 साल से करंट अफेयर का उठना शुरू हो गया था। हमारी मंथली मैगजीन हैवी है, वो 80 पेजेस की मंथली है। कई बच्चे उसको स्किप कर गए, और इस साल वही वो बच्चे हैं जो प्रीलिम्स में रुक गए केवल करंट अफेयर के लिए। क्योंकि अगर करंट अफेयर को देखा जाए
तो 20% ऑफ द प्रीलिम्स पेपर इज करंट अफेयर, 20 to 25% ऑफ द पेपर इज एचपीजी के। जनरल स्टडीज जो कि 45 से 55% की वेटेज को लेके बैठा है, ये बच्चे जनरली तैयार कर देते हैं। इन दोनों एरियाज के अंदर बच्चे फॉल्टर करेंगे। तो आपके लिए करंट अफेयर की हमारी मैगजीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, नोट्स बनाइए। कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन वो इंश्योर करती है कि आपका पेपर करंट अफेयर का यहीं से आएगा। ऐसे ही एचपीजीके है। एचपीजीके की आप एक किताब है बलोखरा, आप उसको पढ़ सकते हैं। उस किताब में एचपीजीके अच्छा दे रखा है, बल्कि है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, मैं ऑल्टरनेट भी बताऊंगा इन सारे सोर्सेज के। दूसरा है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एचपीजीके के ऑलरेडी 450 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं हमारे ऐप के ऊपर। हमारी ऐप सिविल स्टैप हिमाचल को आप डाउनलोड कीजिए। इन जब एचपीजीके आप बलोखरा से पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए। इस बार एचपीजीके में 20 क्वेश्चन थे और 18 क्वेश्चन डायरेक्टली इन 450 क्वेश्चन के सेट में से थे। ये 96 डेज तक हमने एक सीरीज चलाई थी, जिसमें रोजाना, ये 450 भी नहीं, 495 क्वेश्चन है। 96 डेज तक एक सीरीज चली थी, जिसमें रोजाना 5 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करवाई। तो यहां पे आपका एचपीजीके कंप्लीटली पूरा करवाया गया। तो ये दो फ्री कोर्सेज है, जिससे आप अपना आराम से प्रीलिम्स का 45% सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर का जो हमने मैगजीन बताई है, इन करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे शाम को 6:15 बजे योगेश सर लाइव आके पढ़ाते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर इजीली कवर करने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। तो ये आपके करंट अफेयर हमारे कराए। साथ ही साथ अब इन सारी चीजों को हम लोग कैसे जो है करेंगे, हमें समझना पड़ेगा। इस पूरी प्रिपरेशन में आपको प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट है जिसको मैं बोलता हूं स्टेज 1। स्टेज 1 में हम बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि बेसिक्स के ऊपर काम करने का मतलब क्या है, सबको पता है एनसीईआरटी आर दी बेसिक सोर्स। प्रॉब्लम क्या है कि सबने एनसीईआरटी पढ़ ली है। अभी भी बच्चे कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि तैयारी को शुरू करें, तो दे ऑलवेज से कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। आपने जिस दृष्टिकोण से एनसीईआरटी पढ़ी होती है और जिस दृष्टिकोण से हम पढ़ाते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप पढ़ते हैं क्लास वाइज एनसीईआरटी, छठी की एनसीईआरटी, 7वीं की एनसीईआरटी, 8वीं की एनसीईआरटी, क्लासेस वाइज एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। हम एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं वर्टिकली। वर्टिकली का अर्थ क्या है, मैंने ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट पढ़ाना है जिसका मतलब है रिवर्स ऑफ इंडिया। वो रिवर्स ऑफ इंडिया 10वीं की एनसीईआरटी में दे रखी है, वो रिवर्स ऑफ इंडिया आपकी 11वीं की एनसीईआरटी में, 9वीं और 11वीं, ये दोनों एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाएंगे एक साथ, तब आपको रिवर्स समझ आएगा। अगर मेरे को बताना है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी एक साथ पढ़ाऊंगा। तो हम जब आपको पढ़ाते हैं, हम वर्टिकली एनसीईआरटी को लिंक करते हैं और पढ़ाते वक्त उसके होराइजन को वाइड करते हैं। वो क्लासरूम की तरह नहीं पढ़ाई जाती जैसे आपको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी को। तो इसलिए एनसीईआरटी को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से पढ़ना जरूरी है। तो हमने स्टेज 1 में, जिसमें बेसिक एनसीईआरटी है, आप लोग अगर जनवरी का महीना है, मार्च तक 2 महीना एनसीईआरटी को दीजिए, क्योंकि इसमें 6 to 12th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की एनसीईआरटी हमने पढ़नी है। तो इन एनसीईआरटी को आसान करने के लिए हमने ऑलरेडी एक कोर्स बनाया है, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर 50 लेक्चर्स हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी है। इसके लिए आप हमारी ऐप सिविल स्टैप हिमाचल को डाउनलोड कीजिए और वहां से इन एनसीईआरटी के लेक्चर्स को सुनिए। इस एनसीईआरटी में हर लेक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग एनसीईआरटी के नोट्स अटैच्ड हैं। इन एनसीईआरटी के नोट्स को जरूर पढ़िए लेक्चर को सुनते समय। लेक्चर ड्यूरेशन 1 घंटे की है, जिसमें लेक्चर्स को सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से पढ़ाया गया है। कवरेज बिल्कुल डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आप लोग खुद पढ़ के अंडरस्टैंड करते हो, उस तरीके से एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई गई। बहुत अच्छा कोर्स है, तकरीबन 5000 बच्चों ने इस कोर्स को देखा है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है। ऐसे ही स्टेज 2 है। स्टेज 2 के अंदर हम लोग बोलते हैं, इस स्टेज में हमने अब स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ना है और नोट्स मेकिंग करनी है, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स के हमारे 2 महीने में क्लियर हो गए। 2 महीने के बाद ये स्टेज अगले 10 महीनों तक चलेगी, मींस इस साल के दिसंबर तक। अब आप जितना लेट तैयारी करेंगे, आपकी ये स्टेज कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा वर्किंग प्रोफेशनल को एक चीज याद रखनी है, एक बच्चा जो कॉलेज से पास आउट है और फुल टाइम तैयारी कर रहा है, वो 10 घंटा पढ़ सकता है। वर्किंग के पास है मैक्सिमम 4 घंटे की। अगर इफेक्टिवनेस देखा जाए तो इफेक्टिवनेस स्टडीज जो है 4 घंटे की है। तो 4 घंटे को इतने अच्छे से यूटिलाइज करना है और बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है
कि आपका टाइम का क्रंच आपको कभी ना चुभे। तो आपने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है। तो ऐसे ही आपने एक जो है प्रिंट हम लोगों ने, क्योंकि अब जो मेंस के साथ इशू है पर्टिकुलरली हिमाचल के अंदर, प्रीलिम्स के लिए आप खुद भी इसको तैयार कर पाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं, मेंस के लिए कंटेंट की बहुत बड़ी पॉसिटी है। उसको फिल करने के लिए एक हमारा कोर्स है जिसके अंदर 12 किताबों का सेट है जो हम आपके घर पे ही कुरियर कर देते हैं। इन किताबों में 5500 पेजेस हैं। इसके लिए 7000 इसकी कॉस्ट है। ये बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप अन्य किताबें भी खरीदेंगे तो आप सारी किताबों की अगर कॉस्टिंग करेंगे तो 3,500 से 4,000 की किताबें आपको भी परचेज करनी पड़ेगी। उससे बेटर ये बुक्स जो हमारे नोट्स हैं ये इसलिए बेटर हैं क्योंकि बहुत प्रिसाइज हैं। अब इसको हम लिंक करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कि कैसे ये नोट्स आपको हेल्प करते हैं इस पूरे प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले अब आपने सब्जेक्ट्स को पिक करना है। एनसीईआरटीज आपने शुरू कर दी है। अब आपने एक एक महीने की टाइमलाइन ड्रॉ करनी है और उस जब तक आप अपने लिए टाइमलाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, डेडलाइन नहीं डालेंगे, तब तक आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अपने सब्जेक्ट को नहीं खत्म कर पाए। लेट सपोज एक आसान सब्जेक्ट है पॉलिटी, सबको बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत में एनालिसिस और मेंस का पोर्शन मिसिंग है। इस पॉलिटी के लिए जैसे अगर आप हमारी किताब लेते हैं तो इसमें एक जो है रीजनेबल अमाउंट ऑफ पेजेस हैं, उसको आप पढ़िए। उसको पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। हर लेक्चर के पीछे जैसे एक सब्जेक्ट एक टॉपिक है प्रिएम्बल ऑफ इंडिया, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस प्रिएम्बल को पढ़ते वक्त जब आप देखेंगे उसके लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एचएएस और आईएएस के एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले गए। इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको ये सेंस डेवलप हो जाएगी कि किस प्रकार से पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं हिमाचल के अंदर या यूपीएससी के अंदर। अब आपके नोट्स की जो डायरेक्शन है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कैसा सवाल आता है, क्योंकि नोट्स को डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी की जो स्टेज है, आपने रोजाना बेसिस पे, मान लीजिए आपने पॉलिटी के लिए टाइमलाइन रखी कि इन अनदर 30 डेज आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस एंटायर सिलेबस ऑफ पॉलिटी। तो आपने किताब को रोज 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, हर दूसरे दिन उसके नोट्स बनाए, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन नोट्स बनाए। इस तरीके से आप उसके नोट्स मेकिंग करना शुरू कर दीजिए। नोट्स की विशेषता को समझिए कि नोट्स की क्या विशेषता है, कैसे नोट्स बनने चाहिए। नोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स सेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें उसके भी नोट्स बना दिए, आपने हमारी किताब पढ़ी उसके भी नोट्स बना दिए, आपने अन्य कोई सोर्स पढ़ा उसके भी नोट्स बना दिए, आपने हर सब्जेक्ट के 3 जगहों पे नोट्स बनाए। ऐसे नोट्स आपके स्कैटर हो जाएंगे। टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, आपने 36 रजिस्टर के नोट्स बना दिए। इन नोट्स को रिवाइज करना असंभव हो जाएगा पेपर से पहले। आपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, एक ही जगह पे एक सब्जेक्ट के नोट्स बनेंगे। नोट्स के लिए आप लोग यूज करेंगे A4 शीट। A4 शीट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं क्योंकि ये A4 शीट आपके नोट्स को स्केल करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ इसमें पेज नंबर लिखते चले जाइए। जैसे नोट्स की हेडिंग है प्रिएम्बल ऑफ इंडिया, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपने नंबर 1 लिखना शुरू किया। उसमें जो भी आपने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी डाल दो, हमारे नोट्स के अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो भी डाल दो, जो आपने प्रैक्टिस के एमसीक्यूज किए थे वो भी डाल दो। इन फ्यूचर मैं और भी बताऊंगा, जैसे एक हमारा जब आपके सेशंस पूरे होंगे तो हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रोजाना 10:15 बजे एक लाइव सेशन होता है जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। इस बार एचएस एग्जामिनेशन में तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली इन सेशन से आए हुए, डायरेक्टली इवन विदाउट चेंजिंग द स्टेटमेंट। तो इस कैलिबर के ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में इनकी डिटेल पीडीएफ भी देते हैं। आपने जब पॉलिटी, मान लीजिए 2 महीने बाद मार्च में आपने पॉलिटी पढ़नी शुरू करी, पॉलिटी के नोट्स बनाते चले जाइए। और मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल आता है, जब आप पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते वक्त इन प्रैक्टिस सेशंस को ऑलरेडी हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल पे ये प्रैक्टिस सेशंस रखे हुए हैं और इनके नीचे पीडीएफ भी अटैच्ड है। इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन में से आप देखेंगे कि कोई नई इंफॉर्मेशन निकली है, उस इंफॉर्मेशन को अपने पॉलिटी के नोट्स के साथ आप सेंट्रलाइज कर दीजिए। तो आपके इन नोट्स के अंदर देखो क्या क्या है। इन नोट्स के अंदर एनसीईआरटी है, इस नोट्स के अंदर हमारे नोट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, इनके अंदर ऑलरेडी एमसीक्यू आपने डाल दिए हैं। और देखिए नोट्स में क्या डाला जा सकता है, हमारे ही पोर्टल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल स्टेप हिमाचल पे ऐप के ऊपर आप देखेंगे
प्रीवियस ईयर 5 साल के एचएस के सारे पेपर सॉल्व हैं, मॉडल आंसर भी दिए हुए। प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा 1 क्वेश्चन अ डे हमारी एक सीरीज चली थी, जिसमें हम रोजाना एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते थे, समझाते थे कैसे आंसर राइटिंग करनी है और कैसे उसका मॉडल आंसर होता है, वो सब कुछ शेयर किया हुआ है। इन मॉडल आंसर को भी आप अपने नोट्स के साथ इंटीग्रेट कीजिए। तो आपके नोट्स में देखो क्या हो गया, हर चीज इसके अंदर है। इसके अंदर एनसीईआरटी के बेसिक्स हैं, इसके अंदर हमारे नोट्स के हायर लेवल के नोट्स हैं, इसके अंदर ऑलरेडी एमसीक्यू सेशन में जो टफ क्वेश्चन कराए थे उसकी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर मेंस द्वारा, मेंस के जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। अब आपके नोट्स सेंट्रलाइज के साथ साथ एक वर्ड और आ गया, ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गए। इन नोट्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो पेपर में आपको चाहिए। तो ये नोट सेंट्रलाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव जब हो गए, तब ये नोट्स आपके पेपर को आसानी से क्वालिफाई करवा देंगे। तो आपकी सेकंड स्टेज में क्या करना है, नोट्स एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है और नोट्स को सेंट्रलाइज करना है। तरीका क्या होगा, मार्च में आप पॉलिटी पढ़िए और उसके नोट्स बनाते चले जाए। अप्रैल में पॉलिटी को रिवाइज करके नोट्स को अपग्रेड कीजिए और अप्रैल में नए सब्जेक्ट को शुरू कर दीजिए। उस टाइम ज्योग्राफी को पढ़िए, उसके नोट्स की फर्स्ट स्टेज को करिए। सेकेंड मंथ जब आ जाएगा, उसके बाद मई आ जाएगा, तो पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे, फिर ज्योग्राफी के नोट्स को जो है आप अपग्रेड कीजिए। तो नोट्स की एक वर्ड आप जरूर लिखिए, ये नोट्स डायनामिक है, अपग्रेड करिए। अपग्रेड करने का तरीका भी मैंने बता दिया हमारे फ्री सेशन के थ्रू, चाहे वो एमसीक्यू के सेशन है, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन है, नोट्स को लगातार अपग्रेड करते जाइए। इस तरीके से आप नोट्स मेकिंग करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में बताया कि करंट अफेयर को कैसे करेंगे, कि रोजाना शाम को 6:15 बजे हम लोग आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारी मंथली मैगजीन करंट आती है, उसको आप पढ़िए। ऑफिस आवर्स के दौरान हमारी ऐप है civilstepHimachal.com, वहां पे रोजाना बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर डालते हैं। आप वहां पे करंट अफेयर को 10 मिनट स्क्रॉल करके पढ़ लीजिए, रोज 10 मिनट करंट अफेयर को ऑफिस आवर में पढ़ लीजिए। घर आके मैगजीन को पढ़िए और उससे करंट अफेयर को हाईलाइट करते चले जाइए। 6 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर को अब कैसे आपने कंपाइल करना है अपने नोट्स में। अभी तक करंट अफेयर के नोट्स मत बनाइए, बस उसको हाईलाइट यूज करते चले जाइए। क्लियर? इस तरीके से आप करंट अफेयर को भी कवर कीजिए। तो अगले 10 महीने तक आपका ऑप्शनल भी खत्म हो जाना चाहिए। अपने ऑप्शनल को डिसाइड करने का मैं तरीका बता दूंगा। एक स्लॉट ऑप्शनल को दीजिए, एक स्लॉट करंट अफेयर को दीजिए, एक स्लॉट नोट्स मेकिंग ऑफ करंट सब्जेक्ट को दीजिए, करंट सब्जेक्ट की नोट्स मेकिंग या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के एक पार्ट रिवीजन को दीजिए। तो आपके डेली की दिनचर्या, अब देखिए कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई इवनिंग पर्सन है। अब जो मैंने बोला था, हमारे इस मटेरियल की ब्यूटी क्या है, इसमें 5000 से ज्यादा एमसीक्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इसमें मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो यहां से आपको मिल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बैंक और हर टॉपिक के साथ क्वेश्चंस अटैच्ड है। तो आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके पीछे प्री और मेंस के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से इसके अंदर 1000 एचपीजीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। इन नोट्स के अंदर जो हर पॉसिबल चीज इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ इस नोट्स के अंदर है। राइट? तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अब देखिए दिसंबर तक आपने क्या काम करना है कि ये सारी चीजें आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ये आपका डेली प्लान ऑफ एक्शन है, ये बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। वीकेंड में ज्यादा टाइम दे सको तो ज्यादा टाइम दे दीजिए। त्योहारों को अवॉइड कीजिए क्योंकि आपका रूटीन हिलेगा, रूटीन डिस्टर्ब होगा। अगर आपने साल में 3-4 त्योहार में 4-4 5-5 दिन भी खराब किए तो ऑलमोस्ट 1 महीना पूरे साल में आपका खराब हो जाएगा। इसके ऊपर आप काम कीजिए। राइट? कोई मॉर्निंग पर्सन है वो इस स्लॉट को मॉर्निंग में डाल दीजिए, कोई इवनिंग पर्सन है वो इस स्लॉट को इवनिंग में डाल दीजिए। तो आप अपने समय अनुसार इस स्लॉट को फॉलो करें। लास्ट पार्ट है, अब गियर शिफ्ट करना है। टाइम आ गया है जनवरी 2024। जनवरी 2024 में अब आपने अपनी एक साल की असेसमेंट करने के लिए हमारी या कहीं की भी एक प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए और खूब सारे क्वेश्चंस को लिखिए और बहुत सारे टेस्ट को देखिए, अपने लेवल को देखिए, एक साल आपने कितनी पढ़ाई करी है। साइमल्टेनियसली जो लोग मेडिकल या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जनवरी ऑनवर्ड उन्होंने 2 से 3 महीने सी सेट को देना है। जिन लोगों को लगता है उनका सी सेट वीक है, वो लोग सी सेट पे काम कर लीजिए। फ्री इसकी बुक अवेलेबल है। अगर आपसे नहीं तैयार हो पाता, हमारा बहुत रीजनेबल एक सी सेट का कोर्स है, 3000 रुपए का 3 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों हम लोग खुद ही पढ़ाते हैं। 100 से ज्यादा इसके अंदर लेक्चर्स हैं। तो ये कोर्स भी आपको हेल्प कर सकता है।
इस तरीके से आप अपनी तैयारी को प्लान कीजिए। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि आपके पास टाइम कम है पर डे की एडवाइस और आपकी एंगेजमेंट ज्यादा रहती है, इसलिए आप इस तैयारी को जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ज्यादा टाइम तक इस तैयारी में अपने कम टाइम में इस तैयारी के सिलेबस को वाइंड अप करेंगे। दूसरा, दो शब्द हमेशा याद रखना, आपने तैयारी में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ करनी है ताकि आपकी तैयारी बेटर तैयारी हो पाएगी। राइट, चलिए जी, इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी मेरे साथ बात करना चाहते हैं, पर्सनली चंडीगढ़ आके मेरे साथ मिलना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और मेरे साथ अपनी जो है कॉल बुक करवा लीजिए। मैं आपको खुद कॉल बैक करके स्ट्रेटेजी बनवा के पूरा मेंटोर का सेशन बना के एक टाइम टेबल डिवाइस कर लेंगे आपके समय अनुसार। उस टाइम टेबल को आप स्टिक करो, आराम से सेल्फ स्टडी से भी घर पे बैठ के भी आपका ये पेपर क्वालिफाई हो सकता है। और बस आपने अपने प्लान ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। राइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।